हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरीशन आईएएस इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर 23 करवाऊंगी, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। और ये पूरा वीडियो जो है मैंने हिंदी में बनाया है ताकि आप लोग को पूरा चैप्टर ठीक से समझ में आ जाए। इंग्लिश में तो आप लोग अपनी बुक में पढ़ ही लेंगे और एग्ज़ाम भी आप लोग को इंग्लिश में ही करना है, लेकिन एक बार आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोग इंग्लिश अपनी बुक से पढ़ेंगे अगर इंग्लिश में, तो आप लोग को चैप्टर क्लियर रहेगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसमें शॉर्ट स्टोरीज़, 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इस चैप्टर में, तो वो दोनों हम आज पढ़ेंगे। पहले सेक्शन 1 की पढ़ लेते हैं। तो शॉर्ट में बता देती हूँ। मतलब इसमें एक लड़का है जिसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो रखी है, तो उस चीज़ के बारे में जो है, उसके लड़के के बारे में पूरा जो है बता रखा है इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं। राजमणि नाम के एक 12 वर्ष के बालक की यह दुख भरी केस हिस्ट्री है। वह तमिलनाडु के किसी गांव का रहने वाला है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसकी माँ चाय की एक दुकान चलाने में अपनी माँ का हाथ बंटवाने के लिए उसे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। उसके 2 भाई और 2 बड़ी बहनें हैं। उसे आँख के इन्फेक्शन के कारण 6 महीने पहले डॉक्टरी इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा। इसके लिए उसे मांसपेशियों के अंदर लगने वाले इंजेक्शन लगवाने पड़े। इलाज के दौरान उसे इंजेक्शन लगने वाले स्थान पर घाव पक गया। मतलब जहाँ पे इंजेक्शन लगा था वो जगह जो है, वो घाव जो है पक गया। राजमणि की समस्याएं यहीं पर समाप्त नहीं हुई, बल्कि वह बढ़ गईं। कुछ महीने बाद उसे नाक पर एक फुंसी सी निकल आई जो बाद में पक गई। उसे टांगों पर चमड़ी के रोग होने लग गए और उसे टीबी भी हो गया। उसे चेन्नई के सरकारी अस्पताल में चर्म रोग विभाग के लिए ले जाया गया। एचआईवी के लिए उसके खून के नमूने का परीक्षण किया गया जो पॉजिटिव पाया गया। मतलब उसे एचआईवी हो गया। यह सब सुइयों के प्रयोग किए जाने को बतलाता था, जो राजमणि की एचआईवी इन्फेक्शन का संभव कारण हो सकता था। मतलब उसे जो इंजेक्शन वगैरह लगे थे, जो उसकी प्रॉब्लम थी, उससे रिलेटेड जितनी भी सुइयाँ लगी उससे जो है उसे एचआईवी हो गया। राजमणि के एचआईवी इन्फेक्शन का संभव कारण हो सकता था। अब घाव पकने और टीबी के लिए उसका इलाज चल रहा है और वह इलाज से ठीक भी हो रहा है। बगैर जीवाणु मुक्त की गई सुइयों के प्रयोग से होने वाले इन्फेक्शन का यह एक अफसोसजनक केस है। तो ये थी सेक्शन 1 की स्टोरी। अब आते हैं सेक्शन 2 में, जिसमें एड्स के बारे में पूरा, ये जो शॉर्ट स्टोरी है पूरी एड्स के बारे में इसमें स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। इस अंश में बतलाया गया है कि किस प्रकार एड्स का सामना जागरूकता फैलने वाले कार्यक्रमों के द्वारा किया जा सकता है। एड्स को रोका जा सकता है यदि नौजवानों और बच्चों को इसके वायरस के फैलने के बारे में बताया जाए। दक्षिण अफ्रीका में पीटर्सबर्ग के करीब सेशेगो कस्बे में एक रंगशाला पार्टी इस जागरूकता को फैला रही है। फकामा, जिसका अर्थ होता है उठो और खड़े हो जाओ, पूरे कस्बे भर में घूम दो कर स्थानीय लोगों को यह संदेश दे रही है। यह उन कई सारे तरीकों में से एक है जिसके द्वारा एड्स पर दी गई शिक्षा को एक बड़े श्रोतागण तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस बीमारी के फैलने में भी रोकथाम करता है। एक ऐसी बीमारी का इलाज जो लगातार रूप बदलती रहती है और दवाइयों से कड़ा प्रतिरोध प्रकट करती है, डॉक्टर समुदाय के सम्मुख बहुत बड़ी चुनौती है। अतः यूएनईएससीओ ने एड्स से लड़ने के लिए एक अलग तरीका अपनाया है। वह इसके प्रसार को रोकने के लिए दवाई का नहीं, शिक्षा का प्रयोग करते हैं। उनकी योजना है कि इस बीमारी के समाज पर होने वाले प्रभाव को इसके प्रति दिखाई गई ढिलाई और देख रेख में सुधार के द्वारा निपटा जा सकता है। उनके द्वारा बनाई गई 5 भागों वाली योजना इस प्रकार है। पहली, विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों के लिए एड्स के संदेश को परिचित करवाना। दूसरा है जोखिम उठाने वाले व्यवहार में परिवर्तन लाना। तीसरा है संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करना। चौथा है सभी स्तरों पर इसके लिए लड़ना। पांचवा है समाज पर एड्स के होने वाले संस्थागत प्रभाव से सामना करना।
यूएनएससीओ ने सभी स्तरों पर एड्स के खिलाफ ज़बरदस्त अभियान छोड़ा है। वे सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अधिकारियों का सहयोग भी लेते हैं। वे सांस्कृतिक रूप से समुचित तरीकों के द्वारा जनता तक पहुंचाते हैं। शुरुआत उनसे की जाती है जो सबसे अधिक जोखिम पर होते हैं। ज्ञान का असमान प्रसार दुनिया भर में इस रोग की असमान संक्रमण दर के पीछे प्रमुख कारक है। बहुत से सामाजिक घटक जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विश्वास इसके रोकने को प्रभावित करते हैं। यूएनएससीओ का मानना है कि इस बीमारी के बारे में गलत धारणाएं इस बीमारी के होने के खतरे को कम कर सकती है। नकारात्मक अभियान अक्सर बदनाम करते हैं, अतः उनसे बचना चाहिए। स्कूल का दायित्व बहुत बड़ा है क्योंकि 10 से लेकर 25 वर्ष तक के आयु के युवा वर्ग जहां पर सबसे अधिक संक्रमण फैलता है वह उनकी पहुंच में होते हैं ताकि जागरूकता फैलाई जा सके। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग संक्रमित व्यक्ति की उचित देखभाल भी है। एड्स से मानव संसाधन की भी हानि होती है, अतः यह सभी स्वास्थ्य सेवाओं व जन सेवाओं का भी अवमूल्यांकन कर देते हैं और सरकार की स्थिरता को खतरे में डाल देते हैं। सबसे अहम कार्य तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संस्थाओं के प्रमुख कार्यों को HIV के हमले से बचाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और मेरी वीडियोस NIOS की शेयर भी करिएगा ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिलती रहे। और बाकी NIOS से रिलेटेड भी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें NIOS का फॉर्मेट समझ में नहीं आता, तो उस बारे में भी आप लोग पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने भी NIOS से 3 साल पढ़ाई करी है तो मुझे भी सब कुछ सारी नॉलेज है। तो आप लोग उससे रिलेटेड पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।